हेलो। आज शुरू करेंगे टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स खत्म किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन से हम डिटरमाइन करते हैं कि पार्टिकल की क्या ट्रेजेक्टरी होगी या फिर कैसे वो मूव करेगा। और उससे हमने सीखा था कि कैसे हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं या फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें न्यूटन्स आए और हमें समझा है कि क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होगी एक ऑब्जेक्ट को मूव करने में। और जब भी हम इक्वेशन जब भी मतलब हम मोशन की स्टडी करेंगे तो सेट ऑफ इक्वेशन कैसे बनाएंगे। मतलब एक उन्होंने एक फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट हमें दिया है जिससे हम उस चीजों को फ्रेम कर सकें। न्यूटन ने तीन लॉ ऑफ मोशन दिए और तीनों ऐसे लॉ थे जो लगता था कि सेम ही है। और अक्सर ऐसा होता है कि आप क्या करते हो कि चीजों में आपको अगर बहुत डीपली ना इसे अंडरस्टैंड करें तो सब एक जैसे लगते हैं। जैसे कि फर्स्ट लॉ आपको लगेगा तीसरे लॉ की तरह है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ जाते हैं। फिर फोर्स और एक्सेलरेशन में डिफरेंस नहीं समझ में आएगा क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है, क्योंकि m इंटू ए और f दोनों सेम लगता है पर दोनों सेम होता नहीं है। क्योंकि फोर्स तब भी लगता है जब एक्सेलरेशन नहीं हो। और ऐसा भी होता है कि बॉडी एक्सेलरेशन में मूव कर रही है बट उसमें फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब वो जो इफेक्ट है वो बाद में अब पढ़ते हैं सूडो फोर्स है। तो ये सब तीनों फोर्सेस की तीनों लॉ ऑफ मोशन की जब अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर होती है तभी हम चीजों को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो डिफिनेशन है इसमें बोला गया है कि अगर सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इज जीरो। ठीक है। मतलब क्या कि एक पॉइंट है, ठीक है, उसमें आपने कई तरह से फोर्स डाल दिया, ठीक है, और इन सबका वेक्टर सम अगर जीरो है then a body is in motion will remain in motion or with the same velocity, or body is in rest will remain in the rest. अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है ये दीवार जो आप देख रहे हैं या फिर ये पेन जो अभी होल्ड किया गया है। तो जब ये स्टॉप हो गया है तो हम देख रहे हैं कि इसने जो इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक तो फोर्स वो लग रहा है ग्रेविटी का जो इसको नीचे पुल करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा उसी के अपोजिट लग रहा है नॉर्मल फोर्स जो इसे बैलेंस कर रहा है। और रिजल्टेंट क्या है? ये बॉडी जीरो इन मोशन है, तो रेस्ट पे है। और सिमिलरली अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी और हम इसे फोर्स नहीं लगाते तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहती है। अब ये लॉ सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि इससे हम लोग कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आ, कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो हमारा जो बॉडी होगा, तो हम जितने भी स्टैटिक प्रॉब्लम है जैसे कि लेटर का केस ले लिया हमने, और इस लेटर के केस में सपोज हमने दे दिया मास यहाँ पे एम जी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक कुछ फोर्स लग रहा है, नॉर्मल कहते हैं लेकिन मान लीजिए कोई सा फोर्स लग रहा है, और कुछ फोर्स दे दिया फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ये सेल्फ निकल जाएगा, और यहाँ कुछ फोर्स दे दिया N1, ठीक है, इसको N2 रख देते हैं। तो सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा के हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि अगर ये जो mg नीचे फोर्स लग रहा है ये N2 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होना चाहिए, जिसका मतलब कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगने न्यूट्रलाइज होना चाहिए, F2 F1 के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी इक्वेशन जो हम लिखते हैं तो इस मोशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ F
x इक्वल टू 0 या समेशन ऑफ f y इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ अगर 3 डायमेंशन है z इक्वल टू 0, ये ही लॉ जब तक सेटिस्फाई होगा तभी एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रह सकता है। इक्विलिब्रियम फिर से मैं बताता हूँ, अगर बॉडी इज मोशन रिमेन इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट। तो इसका एग्जांपल सारी स्टैटिक प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं जहां पर भी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, वो सारी प्रॉब्लम जो हमारी है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से सॉल्व होती है। ठीक है, अब जो इसमें गौर करने वाली बात है वो ये है कि जब हम किसी बॉडी को रेस्ट में या फिर मोशन में देख रहे हैं तो हमारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए। अब ये क्या होता है इनर्शियल फ्रेम? तो ये भी एक बड़ा टर्म इससे आता है, ये है shear frame। ठीक है, ये जो मोशन ऑब्जर्व होना चाहिए वो इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो उसका एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए? तो सिंपल एग्जांपल है कि अगर एक्सीलरेटेड फ्रेम में हो तो हो सकता है कि जो रियल एक्सीलरेशन हो आपको दिखेगा ही नहीं, वो चेंज हो जाएगा। एग्जांपल जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, और आप भी नीचे गिर रहे हो तो आपके हिसाब से ऑब्जेक्ट वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों नीचे गिर रहे हैं ना, तो दोनों में अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन देखेंगे तो जीरो हो जाएगा। आप भी सपोज गिर रहे हैं तो ये आपको स्टेशनरी दिखेगा, तो आप क्या कहोगे कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे फोर्स नीचे डब्ल्यू लग रहा है तो ऊपर कोई नहीं लगा हुआ है और ये बैलेंस है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इस पे कोई ऊपर फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक होगा, तो ये नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल है यहाँ पे। तभी आपने, क्योंकि चूंकि आप भी इसी के इसमें गिर रहे थे तो ये आपको रुका हुआ दिखा। सिमिलरली अगर नहीं गिर रहे थे, आप धीरे धीरे भी नीचे आ रहे थे किसी एक्सीलरेशन से, तो ये आपको किसी और एक्सीलरेशन से नीचे आते हुए दिखेगा। तो कुल मिलाकर के बात है कि आपका जो नेट कैलकुलेशन ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इन सारे बॉडी को जब हम जीरो फर्स्ट ऑफ मोशन लगाएंगे और जब ये कहेंगे कि सम ऑल फोर्सेस आर जीरो एंड हेंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम इक्विलिब्रियम हमेशा इनर्शियल फ्रेम से देख रहे होंगे। ठीक है, अब इनर्शियल फ्रेम होगा तो क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम होगा तो एक कॉन्सेप्ट आता है सूडो फोर्स का, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के टाइम पे उसको भूल जाते हैं। तो ये जो केस है ये हमें नहीं लेना है, ये इसको आप याद कर सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से। ठीक है, तो इस चीज को कि आप भी गिरते हुए देख रहे थे सॉकेट को, तो ये आपको लगा रुका हुआ और आपने तुरंत लगा लिया कि अच्छा ऊपर ये टंगा था, लेकिन ऊपर नहीं, वो गिर रहा था। ठीक है, ये चीज है। तो अब तो ये चीज पता चल गई कि हाँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, फर्स्ट लॉ पे हम हमेशा एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, और एक बॉडी की एनालिसिस एट अ टाइम करते हैं। ये जो सारे फोर्सेस हम मैंने बनाया था वो एक बॉडी पे थे, ठीक है, और इनका सम ऑफ जीरो हो रहा था। अगर आप एक बॉडी ध्यान नहीं देंगे तो ये आपको फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ की तरह दिखेगा। थर्ड लॉ बात करेंगे, लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फर्स्ट लॉ निकालेंगे तो एक बॉडी को एक कंसिडर करेंगे। और जैसे कि मैंने इसका ये फोर्स बात की, ये फोर्स बात की, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, इसमें फोर्स लगना चाहिए। तो ये पूरी एनालिसिस हो रही है, तो हम एक बॉडी में सम ऑफ फोर्स जीरो कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं। फर्स्ट लॉ से हम बता सकते हैं वीडियो में। तो ये जो फर्स्ट लॉ में हम जब भी बात करते हैं तो हमेशा एक बॉडी कंसिडर होती है। फिर चाहे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब हालांकि इसमें दो बॉडी है, लेकिन दोनों बॉडी पे ऐसा नहीं कि हम एक फोर्स इसमें कंसिडर कर रहे हैं एक फोर्स इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि सम ऑफ फोर्स जीरो हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि इस पे एक फोर्स N2 लग रहा है,
तो ग्राउंड पे भी कुछ फोर्स नीचे लग रहा होगा, किसी का रिएक्शन एन टू डैश। तो इन दोनों फोर्स को जब हम कंसिडर करेंगे तो ये फर्स्ट लॉ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऑल दे जीरो कर रहे हैं, ठीक है, ये सपोर्ट मिल रहा होगा तो ये उसका निगेटिव होगा, लेकिन थर्ड लॉ मोशन हो जाएगा, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट लॉ तभी होगा जब हम एक बॉडी के सम ऑफ फोर्सेस जीरो करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है फर्स्ट लॉ लगाते हुए। आज हम सारे फोर्सेस की सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे कि होता कैसे है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके कैलकुलेशन देखेंगे। लेकिन बस एक बात है कि अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी तो करने में मजा आ जाएगा। असल में लॉज ऑफ मोशन में है क्या कि लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इजी है अगर अगर आपने वो समझ लिया कि कैसे उसको अप्लाई करना है। अगर एप्लीकेशन में कंफ्यूज हुए तो लॉ ऑफ मोशन इतना घुमा देगा आपको, इतना घुमा देगा कि कभी भी दो लॉ एक जैसे लगेंगे, एक लॉ दो जैसे लगेंगे। जैसे अभी जब मैं तीसरा लॉ पढ़ा दूंगा तो फिर बताऊंगा कि कहाँ कहाँ वो एक जैसे लगते हैं लॉ। अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। दूसरा ठीक है जी। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं कि अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी नॉन जीरो है तो बॉडी एक एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगी जिसकी वैल्यू होगी एफ अपॉन एम, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी मूव करेगी जिसकी वैल्यू होगी ए अपॉन एम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज एक गाड़ी है, ठीक है, आपने F1 फोर्स लगा दिया इसमें, ठीक है, इसमें फिर पीछे भी कुछ फोर्स लग रहा था, सपोज फ्रिक्शन लग रहा था, जो भी लगा था कुछ भी फोर्स लग रहा था। अगर इन लोगों का डिफरेंस अगर कुछ आ रहा है वैल्यू, सपोज कुछ भी है, तो F माइनस स्मॉल एफ ए और इसकी बॉडी का m आता है तो डिवाइड कर देंगे तो इससे इसका एक्सीलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं F माइनस एम ए, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने एक्सेलरेशन को क्वांटिफाई करने की कोशिश की कि मतलब कि अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन कितना बढ़ जाएगा, वो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आता है। अब कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि अगर फोर्स की बात कर लें तो कई लोग ये फर्स्ट लॉ ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ है, और कोशिश करिएगा कि शुरुआत के जो क्वेश्चन कर रहे थे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लिखते रहे ताकि दिमाग में बैठ जाए कि लॉ कौन है। क्योंकि जैसे ही हम इक्वेशन की कुछ साइड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड चेंज करते हैं तो मैथमेटिकली इसका कोई असर नहीं पड़ता, पर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू पे असर पड़ जाता है, ठीक है। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से असर इसलिए भी पड़ जाता है क्योंकि एम ए फोर्स है, ठीक है, और एम ए को अगर आप फोर्स की तरह देख रहे हो तो फिर ये एक गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि वो फोर्स नहीं है, वो एक इनर्शिया चेंज होने के कारण एक इफेक्ट है, वो फोर्स है नहीं, ठीक है। हाँ, ये डायमेंशन के हिसाब से वो फोर्स आ रहा है। आप कई जगह फोर्स की मेजरमेंट भी इसी से की जाती है, 1 केजी वेट है, एक्सेलरेशन 1 आ गया, वो सब अलग बात है, लेकिन एक्सेलरेशन फोर्स नहीं है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो है वो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ठीक है। ये फोर्स का इफेक्ट है कि हमने ये दो अनबैलेंस फोर्स लगाया और उससे क्या हुआ कि ये जो बॉडी है वो ए एक्सेलरेशन से मूव करने लगी, ठीक है, तो वो इसका एक्सेलरेशन है। अब इसका इफेक्ट ऑफ फोर्स
इसको हमेशा हम इफेक्ट ऑफ फोर्स कहेंगे, फोर्स नहीं कहेंगे एमए को। ठीक है। अब अच्छा ठीक है, जब हम डी लैम्बर्ट पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे कि फोर्स और डी इफेक्ट का अंतर क्या होता है। पर हाँ, जब भी आप इक्वेशन लिखिएगा और बॉडी मोशन में हो रही होगी तो उसे फोर्स कभी मत कंसिडर करिएगा। ठीक है, उसको इस तरह लिख के हाँ फिर सॉल्व करने के लिए या फिर उसके बाद रीअरेंज करेंगे, लेकिन पहले ये चीज लिख के सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग से रहे कि हम एक एक्सेलरेशन को क्वांटिफाई कर रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा कि अगर बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, और वी कैन से बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम रिमेन इन इक्विलिब्रियम अनलेस अंटिल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है। तो सारी रेस्ट की प्रॉब्लम हम उसी सॉल्व करेंगे कि हम देखेंगे कि लिमिटिंग फोर्स किसी बॉडी को मूव करने के लिए, तो वहां पर जब तक बॉडी रेस्ट में है तो हम रेस्ट वाली इक्वेशन सारी उसमें लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर हमने सेकंड में पढ़ा कि इफ नेट फोर्स इज नॉट जीरो बॉडी कैन मूव, तो बॉडी उस समय मूव करेगी, और किससे मूव करेगी उसको क्वांटिफाई करता है, वो इफेक्ट ऑफ फोर्स है कि उस फोर्स से क्या हुआ। जैसे कि अभी इस पे हम W से पकड़े हुए हैं, ठीक है, ये लग रहा है फोर्स, मेरा बॉडी इस पे फोर्स लगा रहा है लेकिन ये गिर रहा है। ठीक है, तो ये जब गिर रहा था तो जी एक्सेलरेशन गिर रहा था, तो ये जब गिर रहा था वो फोर्स नहीं था, वो इसका इफेक्ट था, वो फोर्स का इफेक्ट है जो ग्रेविटी में, जो एक्सेलरेशन में इसे वेलोसिटी बढ़ा रहा था। ठीक है, तो इन दोनों चीज को समझना है ताकि हम जब इस चीज को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्यों हम इसको इफेक्ट को इसको डिफरेंशिएट अलग अलग करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब जैसे ये कहता है कि एवरी बॉडी हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल इसके रॉकेट है, और एक घोड़ा जब आगे बढ़ता है तो पीछे अपने पैर से अर्थ को पीछे पुश करता है, और जितने फोर्स से पीछे पुश करता है उतना ही फोर्स से आगे मिलता है। ठीक है, ये देखने में सुनने में लगता है फर्स्ट लॉ की तरह। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे वो फर्स्ट लॉ नहीं है। तो सपोज ये आपका घोड़ा हो गया। ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये अपनी बॉडी से पीछे फोर्स पुल कर रहा है। ठीक है, जब ये पीछे पुश कर रहा है इसे ना, तो अर्थ इसे क्या कर रही है, अर्थ जो है जिस पे ये चल रहा था इसको अर्थ बात करते हैं, अर्थ इसे फॉरवर्ड पुश करती है। ठीक है, तो कहने के लिए इसने धरती को पीछे ढकेला, धरती ने इसको आगे ढकेला। ठीक है, अब सेकंड लॉ से तुम्हें पता है कि भाई ये धरती का मास तो बहुत ज्यादा है और इसका मास बहुत छोटा है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स दोनों में बराबर है, तो ये F है तो ये माइनस F हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। हमने माना इसको पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव माना पड़ गया। ठीक है, तो F अपॉन M है, और ये हो जाएगा हॉर्स लिख देते हैं और अर्थ लिख देते हैं F अपॉन। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है, तो हमारा ये घोड़ा तो दौड़ता है लेकिन धरती वहीं रहती है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें भी हम कुछ कहीं ना कहीं फोर्स की इक्वल एंड अपोजिट की जब बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि F इक्वल टू F एक्शन इक्वल टू F रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली कॉन्सेप्ट पे रॉकेट भी उड़ेगा। रॉकेट क्या करता है, पीछे कुछ गर्म गर्म हवा फेंकता है, उस गर्म हवा फेंकने के कारण उसको अपॉर्चुनिटी लिफ्ट मिल जाता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। ठीक है, हर जगह आपको मिलेगा, चाहे फिर आप लेटर केस ही ले लो। ठीक है, ऊपर एल लग रहा था तो ये, तो यहाँ पे नीचे इसका रिएक्शन भी आ रहा था। ठीक है, मतलब इस बॉडी पे ऊपर अर्थ दे रही थी
और ये बॉडी इस अर्थ को नीचे रिएक्शन देते हैं, दोनों इक्वल है, अपोजिट थे। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखते समय हमेशा दो बॉडी कंसिडर होंगी, जैसे कि सपोज आप खड़े हो, ठीक है, ये अर्थ है, आप अर्थ को खींच रहे हो एक फोर्स से जिसकी वैल्यू है mg, ठीक है, और अर्थ भी आपको खींच रहा है एक फोर्स से जिसकी वैल्यू है mg, ठीक है। दोनों की फोर्स इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब जब ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर सारे फंडे आप आराम से लगा सकते हो। शुरुआत में कोशिश करिए कि ये लिख के नहीं कि कहाँ कहाँ फर्स्ट लॉ लग रहा है, कहाँ कहाँ सेकंड लॉ लग रहा है, सारे क्वेश्चन में लिखते चलिए। और एक बार क्वांटिफाई करना है, क्वांटिफाई करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है। बट एक बार इन तीनों लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं तीसरी चीज पे, मतलब कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्या फिर कोई ऐसा सिस्टम है कि उसे भी सॉल्व किया जा सकता है, जहां मैं बताऊंगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स को इधर से उधर ले जाने में, ठीक है। मैथ्स में तो हम बड़ा कंफर्टेबल होते हैं सॉल्व करने की चीजों को, ठीक है। अच्छा, इस चीज का बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है जब हम एसएचएम की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एसएचएम में हम उसको साइड में शिफ्ट कर देते हैं और इतना हम वो हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं कि वो भी हमें फोर्स की तरह दिखने लग जाता है, ठीक है। तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। अब सूडो फोर्स का नाम से ही लग रहा है कि वो फोर्स नहीं है, लेकिन हम उसको कंट्रोलेट कर ले रहे हैं फोर्स। तो क्या है, उन्होंने क्या कहा कि चलो भाई तुम एक फ्रेम में हो, ठीक है। अब वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम, अब जैसे सपोज ये है, ठीक है, यहाँ पे एक पेंडुलम है और यहाँ पे एक आदमी इस पेंडुलम को ऑब्जर्व कर रहा है और ये जो बॉडी है वो ए एक्सीलरेशन से चल रही है, ठीक है। तो जो इस बॉडी, जो ये बंदा है, ठीक है, इसके ऊपर सिस्टम रेस्ट में है, ये देखिएगा यार कि जो ये पेंडुलम है ना, इस एक्सीलरेशन का ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे इसके पास हम अगर सॉल्व करते हैं इसको, अगर हम देखें कि क्या हुआ इसमें, तो ये पता चलेगा कि इस पे जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था mg, ठीक है। और ये जो बॉडी थी ये ए एक्सेस से मूव कर रही थी, ए एक्सेस से मूव कर रही थी, ठीक है। तो जो इस पे नेट फोर्स लग रहा था वो कुछ डायरेक्शन में, अगर हम देखें इसमें तो हमें दिखेगा कि ये जो, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे, क्योंकि इसके लिए रेस्ट पे दिख रहा है, इस पॉइंट पे हम फोर्स बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मतलब पहले हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन से जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा कि कैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम कुछ मैनिपुलेशन कर दें कि हम उसमें रह के भी फोर्सेस को कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये इसे मास नीचे एमडी लग रहा होगा और जब ये ऐसे होगा तो
जब ये कुछ एंगल टिल्ट किया होगा तो ये यहाँ पे इधर ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, टी साइन थीटा ऐसे कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो जो ये टी साइन थीटा होगा, अच्छा टी साइन थीटा कैसे होगा, टी कॉस थीटा ये लेंथ है, टी साइन थीटा ये लेंथ हो जाएगी, ठीक है, टी कॉस थीटा ये लेंथ, ये टी कॉस थीटा है, टी साइन थीटा ये हो जाएगी, ठीक है। तो जो टी कॉस थीटा होगा वो हो जाएगा